नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे स्पर्श पुस्तिका का पाठ धूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। साहित्य अकादमी व्यास सम्मान शलाका सम्मान से सम्मानित डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित पाठ धूल एक प्रसिद्ध निबंध है। इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा, उपलब्धता और उपयोगिता का सूक्तियों, उदाहरणों, मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ बड़ा ही रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। लेखक ने धूल के कणों के माध्यम से देश प्रेम का अनूठा पाठ पढ़ाया है। धूल के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन और संस्कृति की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। इस निबंध के माध्यम से लेखक मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी इस बात को समझाने के लिए लेखक ने धूल की उपलब्धता और उपयोगिता का बहुत ही सुंदर और अलग वर्णन किया है। धूल के सौंदर्य को स्पर्श करते हुए नगरीय सभ्यता द्वारा उसकी अवहेलना और ग्रामीण लोगों द्वारा देश की मिट्टी के प्रति उसके श्रद्धा भाव को लेखक ने उजागर किया है। धूल पाठ की रचना लेखक रामविलास शर्मा द्वारा एक महान उद्देश्य को लेकर की गई है। धूल के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन और संस्कृति की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक मातृभूमि के प्रति प्रेम और सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। अपनी इस बात को समझाने के लिए लेखक ने धूल की उपलब्धता और उपयोगिता का बहुत ही सुंदर और अलग वर्णन किया है। धूल के सौंदर्य को स्पर्श करते हुए नगरीय सभ्यता द्वारा उसकी अवहेलना और ग्रामीण लोगों द्वारा देश की मिट्टी के प्रति उसके श्रद्धा भाव को लेखक ने स्पष्ट किया है। धूल के महत्व को बताते हुए लेखक ने राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता मातृभूमि की एक बहुत ही सुंदर पंक्ति से पाठ का प्रारंभ किया है। वह पंक्ति है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाए। इस पंक्ति का अर्थ है, मिट्टी में खेलने वाला बच्चा एक दिन इस दुनिया के लिए आदर्श बनता है। मिट्टी के सार तत्व से ही बच्चे का विकास होता है। धूल में खेलकर ही वह हीरे की तरह चमक जाता है, अर्थात मूल्यवान बनता है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि आज हमारा युवा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर धूल से दूर भागने लगा है। उनका मानना है कि भारत गांव का देश है और इसी गरिमा इसके गांव के कारण ही है। इसलिए लेखक ने धूल में सने बच्चों को हीरे से भी अधिक कीमती बताया है। लेखक कहते हैं कि शहरों के उच्च वर्ग के लोगों ने नकली साज श्रृंगार की कई चीज़ें ढूंढ निकाली हैं, लेकिन शिशु के मुख पर लगी धूल के आगे ये सारी चीज़ें तुच्छ हैं। अपने देश की मिट्टी में खेलते शिशु के सामने वे सभी प्रसाधन सामग्रियों को फीका मानते हैं। उनके अनुसार तो बालक के मुंह पर जो धूल लगी होती है वही सबसे सुंदर प्रसाधन है। बाल कृष्ण के मुख पर लगी गोधूली की तुलना में वे सभी चीज़ें बेकार जान पड़ती हैं लेखक को, जो बनावटी हैं। देश की मिट्टी के प्रति लगाव बढ़ाने के लिए लेखक ने इस निबंध में एक कविता की सुंदर पंक्ति का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। धन्य धन्य वे हैं नर मैले, जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लरिकान की। कन्या लगाए धूरी ऐसे लरिकान की, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? गोद में लेते हैं। लरिकान बच्चा। वे कह रहे हैं कि वे लोग धन्य हैं जो धूल में सने बच्चों को गोद में लेते हैं। उन्हें गोद में लेने का अवसर प्राप्त होता है, चाहे उस बच्चे के शरीर पर धूल ही क्यों न लगी हो और उस धूल से उनके कपड़े ही क्यों न मैले होते हों। ऐसे लोगों को वो धन्य मान रहे हैं। लेकिन कवि साथ में ये भी बोल रहे हैं कि इससे उनके कपड़े मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो हम कैसे मान सकते हैं कवि धूल में सने बच्चे को जो है वो सुंदर मान रहे हैं? वे धूल में सने बच्चे को मैला कह रहे हैं। इस प्रकार कवि ने धूल के महत्व को समाप्त कर दिया है और यह बात लेखक को पसंद नहीं। नगरीय सभ्यता पर व्यंग करते हुए लेखक कहते हैं कि इस तरह जो धूल में सने बच्चे को मैला मानते हैं,
वे अगर अखाड़े में धूल मिट्टी से सने पहलवान के शरीर को देखेंगे तो शायद उन्हें उल्टी ही ना हो जाए, क्योंकि जो बचपन में मिट्टी से खेला है वे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से भी कैसे दूर रह सकता है। और यदि वह रहता है तो यह उसका दुर्भाग्य होता है। लेखक के अनुसार अखाड़े की मिट्टी वह तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी होती है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। लेखक कहते हैं कि इस मिट्टी में सारे तत्व मौजूद हैं, सारे वे सार तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं। फूल भी मिट्टी से ही उपजते हैं और फूलों की तुलना जो है किसी के भी जब हम सौंदर्य की बात करते हैं तो फूलों को सामने रखा जाता है। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि फूल जो हैं वो सौंदर्य की परिभाषा है, सौंदर्य का उपमान है, लेकिन उगते किस में हैं? वे मिट्टी में। उनसे हम रूप, रस, गंध, स्पर्श इन सभी एहसासों को अनुभव करते हैं फूल के माध्यम से, लेकिन फूल के ये सारे एहसासों को कौन संभव बनाता है? वे मिट्टी बनाती है। मिट्टी और धूल के अंतर को स्पष्ट करते हुए लेखक कहते हैं कि मिट्टी जीवन का स्थायी आधार है। उसकी सूक्ष्मता उसके रूप, रस, गंध आदि के आनंद में है। जैसे शब्द में अर्थ और स्वर का आनंद, देह में प्राण की चेतना, चांद में चांदनी का आनंद, उसी प्रकार धूल मिट्टी का जीवन है। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द में अर्थ भी छुपा होता है और उस शब्द को बोलने पर हमें स्वर की अनुभूति भी होती है, आनंद प्राप्त करते हैं हम। हर एक व्यक्ति के शरीर में प्राण मौजूद रहते हैं। चंद्रमा चांदनी के बिना अधूरा है। चांद का अर्थ तभी है जब उससे चांदनी का आनंद हमें मिल पाए। तो इसी प्रकार धूल और मिट्टी का जीवन एक ही है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिट्टी के होने से ही धूल का एहसास होता है। मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। अपने मन की श्रद्धा, भक्ति, स्नेह आदि के भावों को प्रकट करने के लिए लेखक कहते हैं कि धूल से बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। वे धूल की महिमा बताते हुए कहते हैं कि नीच को धूरी समान कहना कोई वेद वाक्य नहीं है, यह सत्य है। यह धूल तो इतनी पवित्र है कि सती इसे माथे से, योद्धा इसे आँखों से लगाता है। और यह बात सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के देश के लोगों पर लागू होती है। हर देश के लोग अपने देश की मिट्टी को प्रणाम करते हैं, जिसके लिए वह कुछ उदाहरण भी देते हैं। जैसे यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका, जो कि एक जगह का नाम है, की मिट्टी को जो था, धूल को चूमा था। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया था। लेखक उल्लेख करते हैं कि धूल, धूली, धूली, धुरी आदि का प्रयोग अलग अलग अर्थों में अवश्य किया जाता है। धूल का अर्थ है जीवन की सच्चाई। जिस प्रकार साहित्य की विवेचना कर उसके सार को समझा जाता है, उसी प्रकार धूल शब्द में जीवन के सत्य से परिचित कराया जाता है। धूली शब्द कविता की तरह भावों से भरा हुआ है। कई कविताओं में गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल को गोधूली कहा जाता है। धूली जीवन का छायावादी दर्शन है, जिसकी वास्तविकता का केवल हम अनुमान ही लगा सकते हैं, जैसे कि छायावादी कवियों ने इसको अपने काव्य में वर्णित किया है। और धूरी शब्द से भारतीय लोक संस्कृति की झलक हमें देखने को मिलती है। आगे लेखक कहते हैं कि हमारी संस्कृति की झलक गाँवों में ही है, और धूल और गोधूली भी गाँव की ही संपत्ति हैं, जो हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। इन सब का रूप अलग ज़रूर है, लेकिन इनका रंग एक ही है। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही हमें शरद के उजले बादल याद आ जाते हैं, अर्थात सर्दी के मौसम के साफ साफ सफ़ेद रंग के बादल दिखते हैं। देश प्रेम की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारी देशभक्ति इतनी तो होनी ही चाहिए कि यदि हम धूल को माथे पर ना लगाएं, लेकिन कम से कम उस पर पैर तो रखें, अर्थात मिट्टी की वास्तविकता को मानें, उससे दूर ना रहें, क्योंकि वह मिट्टी ही है जिससे हमारा अनाज पैदा होता है, हमारा पालन पोषण होता है। पूरे देश का आहार इसी मिट्टी से किसान पैदा करता है। लेखक कहते हैं कि हीरा वही जो घन चोट न टूटे, अर्थात असली हीरा वह है जो हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता।
क्योंकि वह बहुत मजबूत होता है और अपने अटूट होने का प्रमाण ना टूट कर देता है। इसी प्रकार हमारे ग्रामीण भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं और हीरे की तरह सुदृढ़ और मजबूत रहते हैं, चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए। अंत में हम देखते हैं कि हमें अपने ग्राम और ग्रामवासियों का सम्मान करना चाहिए, यह बात लेखक कह रहे हैं, ताकि हमारी पहचान और गौरव बना रहे। हम चमचमाते कांच से आकर्षित होकर धूल में पड़े असली हीरे को ना भूल जाएं। यह बात हम याद रखें कि कांच कांच रहेगा और हीरा भले ही हीरा हो, धूल से सना क्यों ना हो, वे हीरा ही रहेगा। अर्थात कांच जो होता है वो आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन वो जल्द ही टूट जाता है। लेकिन हीरा चाहे वे धूल में ही क्यों ना सना हो, वह जल्दी नहीं टूटता। इसी प्रकार जो है हमारे देश के किसान भाई हैं, जिनकी तुलना लेखक जो है वो हीरे से कर रहा है। धूल में सने हुए बच्चे के आगे लेखक किसी को भी जो है सुंदर नहीं मान रहा है। यही इस पाठ में जो है लेखक ने हमें बताया है, धूल के महत्व का वर्णन करते हुए। धन्यवाद।